स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइन आर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 21 ऑफ क्लास 11th। आमतौर पे बच्चों को ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है, बट आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आप भी कहोगे भाई ये तो चैप्टर सबसे ज़्यादा हलवा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे हलवा चैप्टर, इसको मैं बना कर छोड़ूंगा, आप बस देखते जाओ। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ टर्म्स लिखे गई हैं, जैसे कि आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ रेगुलेशन देखने को मिलेगा, होम्योस्टेसिस। ये कुछ टर्म्स हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, इसको मैं पहले दूर करने की कोशिश करूँगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है और आपका होम्योस्टेसिस क्या होता है, इन सभी को पहले हम उसको क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम टॉपिक को आगे कवर करेंगे, एक एक चीज़ सुपर तरीके से कवर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टर्म है कोऑर्डिनेशन। ओके, फर्स्ट। दूसरा है हमारे पास लोकोमोशन एंड मूवमेंट, देन वी हैव यस रेगुलेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन की, और साथ ही साथ यहाँ पे एक टर्म आया है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड देन होम्योस्टेसिस। दो टर्म्स तो यहीं आ गए, कोऑर्डिनेशन, होम्योस्टेसिस एंड रेगुलेशन। ढूंढो रेगुलेशन का है, रेगुलेशन। ओके, रेस्पिरेशन, रेगुलेशन, वेयर इज रेगुलेशन? यस, साइंक्रोनाइज फैशन को समझेंगे और रेगुलेशन। ओके, रेगुलेशन ही मिल रहा, पहले इन चीज़ों तीनों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं आपको एक स्टोरी सिखाता हूँ। जस्ट लिसन माई स्टोरी। स्टोरी को सुनो और ऐसे सुनो कि एक एक कंसेप्ट दूर होता जाएगा, है ना। ध्यान से सुनो स्टोरी को। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है ना। तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज नथिंग बट अ वे इन विच ऑर्गन सिस्टम या फिर ऑर्गन सिस्टम हो या फिर ऑर्गन हो, टिश्यू हो, सेल्स हो एंड बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये सब जो है एक साथ काम करते हैं सो डैट, ताकि जो आपका इतना जो लाइफ है ना, जीवन को बनाकर रखने के लिए ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि जो आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है इज़ नथिंग, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इज़ नथिंग बट एक ऐसा तरीका जिसमें आपकी बॉडी का ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सभी के सभी सिस्टम, सभी के सभी ऑर्गन्स, आपका आइज़, आपका ईयर्स, सभी के सभी टिश्यूज़, है ना, मसल टिश्यू, कार्डियक मसल टिश्यूज़, जितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो टिश्यूज़ हैं, बॉडी के सेल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स, जितने भी आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं बॉडी के सभी एक साथ काम करते हैं। क्यों? एक ही कारण है, जीवन को बनाए रखने के लिए। क्या केवल ये मानवों में होता है? क्या केवल ये मनुष्य में होता है? नहीं, ये जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी के अंदर ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि भाई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बच्चों के मन में सवाल उठता है कि सर जी, ये मेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनको होना बहुत ही आवश्यक है? तो भाई लाइफ को बनाए रखने के लिए आपके हार्ट का काम करना जरूरी है, आपके लंग्स प्रॉपर तरीके से वर्क करना चाहिए, आपके जो आप फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा। यानी कि जो मेजर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर वो है डाइजेशन, रेस्पायरेशन, आप सांस लेते हो, ट्रांसपिरेशन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि सर्कुलेशन से संबंधित है, ब्लड को सर्कुलेट करते हो पूरी बॉडी के अंदर ताकि ऑक्सीजन मिले। साथ ही साथ एक्सक्रीशन, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है आपकी बॉडी में उसको बॉडी से बाहर भी निकालना है। साथ ही साथ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। भाई लोकोमोशन नहीं करोगे तो आप तो भाई पेड़ की तरह एक जगह खड़े रह जाओगे। फूड को फाइंड करने के लिए, शेल्टर को फाइंड करने के लिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ना। तो आपको यहाँ पर फिजियोलॉजिकल फंक्शन समझ में आया, मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी आपको समझ में आ गया है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये स्टोरी सुनने के बाद आपका इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ओके, सो आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि ये जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रहा है ना, ये जो हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, रेस्पायरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है, तो इन प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है? और अगर कंट्रोल कोई करता भी है तो इतने रेगुलेटेड मैनर में कैसे होता है ना? देखते हो सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं। आप जिम गए हो, है ना, तो जिम जाते हो तो जब आप मसल्स वगैरह बनाते हो, आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो सारे काम, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आप फटाफट सांस लेते हो, राइट, पसीना, स्वेटिंग आने लगती है ना। तो इतना जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, ये एक साथ काम करता है। मतलब कि इतने कंट्रोल एंड रेगुलेटेड मैनर में किस तरीके से काम करता है, मतलब कि कोई ना कोई ऐसा एक फोर्स होगा, कोई ना कोई एक ऐसी रेगुलेटिंग बॉडीज होगी, राइट।
यानी कि आप कह सकते हो कि भाई ऐसा कौन सा ड्राइविंग फोर्स है जो ऑपरेट करता है इन सभी को, है ना। ऑपरेट करता है इन सभी को, किसको भाई, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को। आपकी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है उनको ऑपरेट करने वाला कौन सा फोर्स है ना, ताकि, है ना, सो डैट उनमें से कोई भी एक अनकंट्रोल मैनर में या फिर वाइल्ड मैनर में काम ना कर से, है ना। मतलब कि आपका लंग्स है, आपका हार्ट है ना भाई, आप आराम से पार्टी कर रहे हो, अचानक से आपका हार्ट रेट बढ़ गया, धक 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 बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा, तो वहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, हार्ट बीट अचानक से बढ़ गया भाई, यानी कि वो अनकंट्रोल मैनर में हो रहा है। तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए ऐसा कौन सा ड्राइविंग फोर्स है जो उसको ऑपरेट करता है, उसको क्या, बॉडी के सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को ऑपरेट करता है, मतलब कुछ तो ड्राइविंग फोर्स होगा ही, यानी कि कुछ ना कुछ तो है। तो वो कौन है उसी को हम बताने वाले हैं, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। अब बात आती है रेगुलेशन की, है ना, दूसरा टर्म यूज़ करते हैं रेगुलेशन। पिछले सवाल का जब भी जवाब दूंगा, रेगुलेशन को सुनो कि ये रेगुलेशन क्या है। रेगुलेशन का मतलब होता है चीज़ों को कंट्रोल तरीके से करना, यानी कि किसी भी चीज़ को आप रेगुलेट कर रहे हो, अपने तरीके से उसको कंट्रोल करके रखा है आपने, है ना। जैसे घोड़े की लगाम होती है, आप कहोगे चल तो वो चलेगा, आप कहोगे रुक तो वो रुकेगा। तो उस तरीके से हमारी बॉडी में रेगुलेशन होता है, किसका, फिजियोलॉजिकल फंक्शन का। और किसका रेगुलेशन होगा भाई, क्यों होता है, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, तो मतलब समझो। रेगुलेशन का कुछ भी मतलब नहीं होता है, बस बहुत ही सिंपल मतलब होता है भाई, नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ ऑल वेरिएबल्स दैट डिटरमिन्स द नेचर ऑफ अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन। मतलब समझो, मतलब कि आपके शरीर के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है, हाँ फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं, अब वो कैसे होगा, मतलब कि आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को नॉर्मल एडजस्ट करके रखना है, ठीक है। तो भाई नॉर्मल एडजस्ट करके रखना है, जैसे कि आपका हार्ट रेट है, हार्ट रेट को अगर नॉर्मल एडजस्ट करके रखना है तो हार्ट रेट को अफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स होंगे उनको नॉर्मल करके रखना पड़ेगा, उनकी वैल्यूज़ को हमें हाई नहीं करना है, राइट। ऑक्सीजन की डिमांड देख लो, ऑक्सीजन की डिमांड देख लो, जैसे कि अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, रेट ऑफ ब्रीथिंग है ना। जैसे आप मजे से पार्टी कर रहे हो, अचानक से आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ गया, फटाफट आप सांस ले रहे हो भाई, आवश्यकता की क्या है वहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है ना इतनी तेज़ सांस लेने की, समझ रहे हो, इतनी तेज़ सांस लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपकी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं वो रेगुलेटेड मैनर में होती है, कहने का मतलब है रेगुलेशन का मतलब कुछ नहीं होता, आपकी बॉडी के जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं उसको नॉर्मल एडजस्ट करके रखने को ही हम रेगुलेशन कहते हैं। आपका रेगुलेशन सुपर तरीके से क्लियर हो चुका है ना। मतलब कि आपकी बॉडी में डिज़ायर्ड लेवल ऑफ जितनी आवश्यकता है ऑक्सीजन की, जितनी आवश्यकता है कार्बन डाइऑक्साइड की, उतना ही मेंटेन करके आपकी बॉडी रखती है, उसी को हम रेगुलेशन कहते हैं। तो आपको रेगुलेशन समझ में आ गया, आपको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस समझ में आ गया, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस समझ में आ गया, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देख रहे हो, मतलब बहुत ही सुपर तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है। और हमने फर्स्ट पेज में ही देखा था एनसीईआरटी के कि वहाँ पे टर्म आया था कोऑर्डिनेशन, वहाँ पे टर्म आया था कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है वो भी समझ लो। कोऑर्डिनेशन का मतलब भी कुछ नहीं होता, फिर होता क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक ऐसा संगठन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अलग अलग चीज़ें, मतलब डिफरेंट थिंग्स या फिर अलग अलग लोग मिल करके एक सेम काम को परफॉर्म करते हैं। यानी कि आप कह सकते हो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और पीपल सो डैट दे वर्क टुगेदर, ताकि वो एक साथ काम कर सकें। उसी तरीके से आपके शरीर में जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका ब्रीथिंग बोले तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, साथ ही साथ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, लीवर, सॉरी किडनी, तो ये सारे जो हैं इनके जो फंक्शंस होते हैं ना वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि लीवर कहेगा अरे भाई तुम यहाँ से निकल लो, हम तो अपने तरीके से काम करेंगे, हैं, या फिर हार्ट गए कि भाई मैं तो अपने तरीके से धड़कूंगा, है ना, तुझे जितना एयर लेना है वो ले ले, है ना। तो वो तो अनकंट्रोल मैनर में हो गया। मतलब कि जितने भी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, सभी के सभी एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के फंक्शंस को करने में सहायता करते हैं, समझ रहे हो, और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है जिम का, है ना, जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ जिम। आप जिम में एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, आप चेस्ट की एक्सरसाइज लगा रहे हो, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो। तो भाई जब आप वेट लिफ्ट करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी क्योंकि आपके मसल्स के ऊपर काफ़ी जोर पड़ रहा है, मसल्स एटीपी का प्रयोग करेगा, किस लिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एटीपी की आवश्यकता है। और
एनर्जी पाने के लिए आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा ताकि ज़्यादा मात्रा में इंस्पायर कर सके एयर को, और ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, आपकी जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ताकि ज़्यादा से, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका थोड़ा उस समय बढ़ेगा ताकि फटाफट 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 ऑक्सीजन को पहुंचा सके सेल तक। भाई पकड़ अपना ऑक्सीजन, पकड़, समझ रहा है, और ग्लूकोज को तोड़, ग्लूकोज को तोड़ और एनर्जी बना, और ऐसे ही चेस्ट की एक्सरसाइज करता रहे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम हैं, टिश्यूज हैं, भाई मसल्स तो टिश्यू ही होता है ना, सभी के सभी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, टुगेदर। जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं सभी के सभी एक साथ वर्क कर रहे हैं, रेगुलेटेड मैनर में कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं, मतलब सभी के सभी एक साथ काम कर रहे हैं। सो कोऑर्डिनेशन इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स और पीपल सो दैट दे वर्क टुगेदर। सुपर तरीके से टॉपिक क्लियर हो चुका है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, अरे मिड ब्रेन तक आ गए, चलो रिवर्स लेके चलते हैं जब तक हमारा एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, अब बच्चों के दिमाग में बहुत ही तगड़ा वाला क्वेश्चन रहता है कि सर ये होम्योस्टेसिस क्या होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे फ्लूइड बैलेंस इज होम्योस्टेसिस। हाँ ठीक है, बट वो रट्टाफिकेशन हो गया, कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट क्या होता है, देखो कंसेप्ट मैं बताता हूँ आपको। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, देखो द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, या फिर आप कह सकते हो द फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन स्टेबल इन्वायरमेंट इनसाइड द बॉडी, राइट। बॉडी के अंदर इंटरनल इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब है इंटरनल टेम्परेचर, जो इंटरनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, CO2, जितनी भी चीज़ें हैं आपकी बॉडी के अंदर, उसको नॉर्मल लेवल पे रखना, नॉर्मल लेवल पे रखना। तो भाई आपको इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो यानी कि ये जो आप मेंटेन कर रहे हो, ये जितनी भी चीज़ों को आप मेंटेन कर रहे हो, यानी कि ये जो आपका मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है शरीर के अंदर सभी चीज़ों का लेवल को नॉर्मल लेवल पे रखना, चीज़ों को स्टेबली मेंटेन करके रखना, चाहे वो टेम्परेचर हो, इलेक्ट्रोलाइट्स हो, है ना, ब्लड प्रेशर हो, उन सभी चीज़ों को मेंटेन करके रखना है, और उसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। और क्या होता है, कुछ नहीं होता। अरे एग्जाम्पल देखो, गर्मियों के दिनों में बहुत धूप पड़ती है, धूप पड़ती है तो पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग क्यों होती है, ताकि कूलिंग इफेक्ट प्रभाव में आ सके, क्योंकि वो स्वेट भाप बन के उड़ जाएगा और वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करेगा। तो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ने से रोकने के लिए वहां पर स्वेटिंग हो रही है, दैट इज अ होम्योस्टेसिस। कितना मस्त एग्जाम्पल है होम्योस्टेसिस का। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल स्टेबल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो क्या बात है, होम्योस्टेसिस भी क्लियर हो चुका है। तीन चीजें क्लियर हो चुकी हैं, रेगुलेशन, कोऑर्डिनेशन, होम्योस्टेसिस एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब आप कहोगे सर जी और भी कुछ रह गया है क्या, इतनी कहानी सुना दी आपने, अभी तक आपका इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसा इंट्रोडक्शन आपको दूंगा कि बस पूरे चैप्टर में जो है ना कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा, कहीं भी डाउट नहीं आएगा। चलो दो तीन बातें और बता देते हैं इस कहानी के अंदर, इस इंट्रोडक्शन के अंदर। अच्छा ठीक है, सुनो फिर। वेरियस फिजिकल प्रोसेस अकर इन आवर बॉडी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्या बात है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, है ना, आपका ब्रेन है, आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, आप आंखें से देख रहे हो, नाक से सांस ले रहे हो, फेफड़े से भाई सांस ले रहे हो, यहाँ पे आपका हार्ट है, हार्ट से ब्लड पंप कर रहे हो, है ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं, एक साथ मिलकर काम करती हैं। भाई खुद सोचो ना, यहाँ पर अगर खाना पच रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्रेन भी तो इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं एंजाइम भी इन्वॉल्व है। तो साफ पता चल रहा कि यहाँ पर जो अलग अलग ऑर्गन का, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम का जो काम है वो अलग अलग नहीं है, सब आपस में मिल करके करते हैं। इसलिए हमने कहा कि जो वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हैं, वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं हैं। यस, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट आपका नहीं है। और भी कुछ छूट गया है, हाँ एक हमारा पार्ट रह गया इंट्रोडक्शन में, उसको मैं आपको करवा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के पेज पे चलते हैं, क्योंकि हम भाई पेज भटक गया था पूरा। सुनो,
अब मैं चीज़ों को कंक्लूड करता हूँ, है ना, कंक्लूड करते हैं। यानी कि आप कह सकते हो, सुनो, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरैक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। मतलब कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलजुल कर काम करती है और एक दूसरे के काम को प्रमोट करती है ना। भाई तू भी काम कर, मैं भी पीछे से हेल्प कर रहा हूँ, तो कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया। एंड सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस ऑर्गन, कि भाई अलग अलग ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने की जरूरत क्यों है। तभी तो बताया, इंटरनल इन्वायरमेंट को स्टेबल रखने के लिए, मतलब कि टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। समझ में आ गया। और प्रश्न ये भी उठता है कि जो हमारी बॉडी है, आवर बॉडी है ना, टू कोऑर्डिनेशन सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर जो है टू कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। मतलब कि जो पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, अलग अलग ऑर्गन्स को एक साथ मिला करके काम करवाने का जिम्मा किसका है, वो ऐसे कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो ये इतने ही स्टेबल तरीके से, इतने बेहतरीन तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, अपने लगाम पे रखता है, कंट्रोल करता है, किस तरीके से, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होते हैं। एक का नाम है न्यूरल सिस्टम, मतलब न्यूरॉन्स के थ्रू, है ना, और दूसरा है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, हॉर्मोन्स के थ्रू। यानी कि एक में होता है केमिकल मैसेंजर, एक में होता है इलेक्ट्रिकल मैसेंजर, दोनों तरीके से काम करते हैं। और एक बात को ध्यान रखना है कि जो दोनों के काम होते हैं, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आपस में साइंक्रोनाइज तरीके से काम करती हैं, ऑन द सेम टाइम पे काम करती हैं, एक साथ काम करती है, ताकि बॉडी के सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इंटीग्रेट कर सके, एक साथ उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर सके। बेहतरीन तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। इतनी कहानी सुनने के बाद आई होप कि आपके पास इतनी एनर्जी बची हो कि एनसीईआरटी का हम ये कुछ लाइंस जो हैं, जो देख रहे हैं, इनको भी हम क्लियर करने की कोशिश करें। तो रेडी हैं आप लोग? ठीक है, चलो देखते हैं भाई क्या है, क्या कहती है एनसीईआरटी। एज यू नो, हाँ हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? ओके, बोल रहा है एज यू नो द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम इन अवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। बिल्कुल सही बात है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है थ्रू विच, जिसके द्वारा टू और मोर ऑर्गन, दो या दो से अधिक ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक्सरसाइज का एग्जाम्पल दिया गया। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, एनर्जी डिमांड जो है वो बढ़ जाती है ताकि आप मेंटेन कर सको इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी को। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ जाता है, एंड द इंक्रीज ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। भाई ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो तो बढ़ेगा ना, क्योंकि उसकी आवश्यकता है, ताकि उसकी आवश्यकता को पूरा कौन करेगा? इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पायरेशन, जो आपका हार्ट बीट है, इंक्रीज ब्लड फ्लो वाया ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर जो आपका ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है ताकि फटाफट 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 न्यूट्रिशन को सेल्स तक पहुंचा सके। आगे कवर करते हैं। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप, फिजिकल एक्सरसाइज करना आपने रोक दिया, जो एक्टिविटीज़ थी नर्व्स की, लंग्स की, हार्ट की, किडनी की, ग्रेजुअली धीरे धीरे रिटर्न्स टू देयर नॉर्मल कंडीशन, वो नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएंगे। एंड दस द फंक्शन ऑफ मसल्स, अतः आप कह सकते हो कि जो फंक्शन है मसल्स का, आपके फेफड़े का, आपके हार्ट का, आपके ब्लड वेसल्स का, आपके किडनी का, और भी अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज। यानी कि जब वो फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे थे तो जितने भी आपके ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स हैं आपस में मिलजुल कर काम कर रहे थे, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे थे, वर्क टुगेदर। कोऑर्डिनेशन इज नथिंग बट वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर। In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of organs so that they perform in a synchronized fashion. इस लाइन को जो है रट लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी से। क्या कह रहा है? हमारे शरीर में जो न्यूरल सिस्टम होता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है आपस में मिल करके बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है और इंटीग्रेट करता है जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे ऑर्गन्स की, ताकि ये साइक्रोनाइज फैशन में काम कर सके, मतलब एक साथ मिल करके काम कर सके, सेम टाइम पे दोनों एक्टिविटीज़ होती हैं। समझ गए? आगे देखिए, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। हाँ, जो आपका न्यूरल सिस्टम है वो पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है कोऑर्डिनेशन का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है, फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन, है ना। जैसा आपको मैं पिन चुबाऊँ, फटाक से आपको पता लग जाएगा, अरे भाई किसी ने पिन चुबो दिया मेरे को,
दैट इज पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। आपके हाथ के टिप से ब्रेन तक सिग्नल जा रहा है, फिर ब्रेन से वापस हाथ के टिप के पास आएगा। पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन है, रैपिड है, तेजी से हो रहा है, कम समय के लिए होता है। और एंडोक्राइन जो सिस्टम है आपका, अब ये मत पूछ लेना कि एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम करता क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन करता है भाई, कोऑर्डिनेशन करता है। द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेशन, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो आपको प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन, मतलब केमिकल्स हार्मोन्स का प्रयोग करके सेल्स को कंट्रोल करता है, ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। वाओ, सुपर्ब। इन दिस चैप्टर, हाँ ये जो चैप्टर है इसमें आप पढ़ोगे न्यूरल सिस्टम क्या है, ह्यूमंस के न्यूरल सिस्टम को पढ़ोगे, मैकेनिज्म पढ़ोगे, न्यूरल कोऑर्डिनेशन जैसे कि ट्रांसमिशन हो गया, दो जो न्यूरॉन्स होते हैं, दो न्यूरॉन्स के बीच में किस तरीके से जो इम्पल्स होता है, जो नर्व इम्पल्स होता है, जो सिग्नल होता है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, किस तरीके से कंडक्शन होता है ऑफ नर्व इम्पल्स अक्रॉस द साइनैप्स, समझे। और साथ ही साथ फिजियोलॉजी क्या है रिफ्लेक्स एक्शन की। अब देखो रिफ्लेक्स एक्शन पे मैं तो छोटा सा हिंट दे देता हूँ। देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन इज नथिंग बट स्पॉन्टेनियस, है ना, जो आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करते हो स्टिमुलस मिलने पर। अगर लेट्स सपोज आप बैठे हो, पीछे से आपके कमर में किसी ने गुदगुदी करी, है ना, क्लास में आमतौर पे होता है कि आप डेस्क पे बैठे हो, पीछे से किसी ने गुदगुली कर दी। जब पीछे से कोई गुलगुली करेगा आप अचानक से ऐसे हो जाओगे, उठ जाओगे, ओ भाई किसने गुलगुली करी। सो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, स्पॉन्टेनियस आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो स्टिमुली देने पर। स्टिमुली का मतलब होता है सिग्नल, वो मैकेनिकल हो सकता है ना, केमिकल हो सकता है। तो जो गुदगुदी हुई वो मैकेनिकल हुआ, टच के थ्रू। सो दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यहाँ तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्योंकि फिर लेक्चर जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, और चीज़ों को केवल खाना नहीं है, चीज़ों को पचाना भी है। यू हैव टू नॉट जस्ट टेक द नॉलेज, यू हैव टू डाइजेस्ट इट। तो इसको डाइजेस्ट करो, मिलते नेक्स्ट लेक्चर में। और ऑफ कोर्स एनसीईआरटी इज़ योर बाइबल, एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करो, और ठीक है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देन ओके, सी यू